हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। वैसे ये चैप्टर आपने 12th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम बेसिक से ही सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो है वो आपका पार्टनरशिप का है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग समझने से पहले पहले थोड़ा बहुत इसमें वैसे देखने तो यूनिट 1 में स्टार्टिंग में बहुत सारी थियरी है, बट वो थियरी आपको अकाउंट्स में कभी पूछेंगे नहीं, और वो सारी ही थियरी इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप लॉ वाले सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, तो वो थियरी वाला पार्ट अपने यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, और वो कभी पूछते भी नहीं है। जितनी रिलेवेंट चीज़ है अकाउंटिंग के रिलेटेड वही हम यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी लॉ में जो है वो आप ये डिटेल में पढ़ने ही वाले हो, तो एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि भी पार्टनरशिप होता क्या है। कॉमन सेंस है, आपको भी पता होगा पार्टनरशिप क्या है। कोई एक अकेला बंदा अगर बिजनेस चालू करे तो क्या उसको पार्टनरशिप बोलते हैं? नहीं ना। सीधी बात है कि भी एक से ज्यादा बंदा, मतलब दो या दो से ज्यादा, अगर मिल के कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको ही हम जो है वो क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। मतलब क्या कि भी इस बार बिजनेस जो है वो उसका सिर्फ एक सोल ओनर नहीं है। अगर सोल ओनर होता तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेस का जो है वो एक से ज्यादा ओनर है, तो उसी को ही हम जो है वो क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप समझ में आ गया। उसके बाद एक और टर्म जो है वो हमें समझना जरूरी होता है कि भी ये जो पार्टनरशिप है वो कैसे फॉर्म होती है। अब पार्टनरशिप ओरली भी फॉर्म हो सकती है और रिटर्न में भी फॉर्म हो सकती है। तो जनरली जो है वो पार्टनरशिप के केस में एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, जिसमें ये एक तरह से ऐसा समझ लो ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें सारी ही चीज़ें आपने लिखी होती है। इसमें आपने जो है वो पार्टनरशिप के सारे ही मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि भी हम बिजनेस किस चीज़ का करने वाले हैं, हमारा क्या स्कोप ऑफ वर्क होगा, ये जो पार्टनर्स है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये सारी मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें भी जो है वो आपने इसमें एक तो लिखी होगी। और ऑब्वियस बात है कि बेसिक डिटेल्स तो आपने लिखी होगी कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, इसमें कितने पार्टनर्स है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखी होगी। तो ये एक मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स आपने एक तो लिखा होगा। दूसरा आता है आपका कि आपने इसमें फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में भी जो है वो लिखा होगा, क्योंकि सीधी बात है कि अब जो है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटर का सोल प्रोप्राइटर के फाइन अकाउंट्स हमने समझे कि उसमें तो जो भी प्रॉफिट आता था एक ही बंदा होता था, उसी के ही कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। बट यहाँ पे ओनर एक नहीं है, ओनर एक से ज्यादा है। तो अब वो जो प्रॉफिट आप निकाल के आ रहे हो वो किसी एक बंदे को नहीं देना है, मल्टीपल बंदे को देना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पहले डिसाइड करने पड़ते हैं कि भाई हम इस तरह से प्रॉफिट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, ये सारी बातें जो है वो उसको हम बोलते क्या? फाइनेंशियल मैटर्स। और ये सारी चीजें भी जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखी गई होती है, जैसे कि प्रॉफिट्स कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या हमें किसी पार्टनर को सैलरी देनी है नहीं देनी है, क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या अगर पार्टनर ये चीज़ कर रहा है तो उसके लिए कुछ एडिशनल रेम्यूनरेशन देना है। तो ये सारी ही चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी गई होती है, उसके बेसिस पे दी जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ना कि भी सबको तो सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो पार्टनरशिप डीड में कई बार पार्टनर्स जो है वो कुछ चीज़ें लिखना भूल जाते हैं, या उनसे लिखना रह जाता है, या कभी जानबूझ के भी ना लिखा हो। तो इन शॉर्ट इसकी वजह से जो है वो क्या होता था कि पार्टनर्स पे झगड़ा होता था, लिटिगेशंस के केस बढ़ते थे, तो बहुत सारे ऐसे मगजमारियाँ होती थी। तो इसलिए कानून एक लाया गया, पार्टनरशिप एक्ट, जो आप पढ़ोगे लॉ में अच्छे से। तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ चीज़ों के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें बता दी कि अगर आपका इस पॉइंट पे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको ये चीज़ करनी है। तो समझने यहाँ पे के रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट फॉर द बिलो गिवन आइटम्स। मतलब क्या कि भाई ये जितनी भी आइटम्स यहाँ पे आपको 6 चीजें दी गई है, इन 6 चीजों के बारे में आपने अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं की है तो ही आके यहाँ पे चेक करना। अगर पार्टनरशिप डीड कुछ स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ इस तरह से करना है, तो पार्टनरशिप डीड को ही फॉलो करना है।
लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो स्पेसिफाई कुछ नहीं कर रहा है, तब जाके आपको जो है वो रूल्स चेक करने पड़ेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला है इसके बारे में। ठीक है, तो उसमें कुछ मैटर्स जो है वो होते हैं क्या, कि एक तो सैलरी टू पार्टनर्स, के अगर जो है वो डीड में सैलरी टू पार्टनर्स के बारे में कोई भी क्लॉज नहीं है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में एक्ट ने क्या बोला कि भाई अगर आपने डीड में कुछ नहीं लिखा है तो भले ही पूरे साल एक ही पार्टनर ने पूरे जो है वो मजूरी की है, काम किया है, जो भी किया है, वो भले बोले कि भाई तुम दोनों तो बैठे थे, मैंने ही सिर्फ काम किया तो मुझे सैलरी दो, बट डीड में अगर नहीं है तो फिर उसको कोई भी सैलरी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन बात वही आती है कि भाई पार्टनर्स को जो देना है उसके बारे में अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है, तो उसमें से एक चीज ये भी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो अपना पैसा लगाया है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई ए एंड बी जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में है, और ऐसा समझ लो कि भाई 80% पैसा जो है वो ए ने लगाया है और 20% पैसा ही जो है वो बी ने लगाया है। तो ए तो जो है वो कल को आके बोल सकता है ना कि भाई देख मैंने इतना सारा पैसा लगाया है तो मुझे तो जो है इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो पहले डीड में एग्रीमेंट करके नक्की करो, क्योंकि जब डीड बनती है तब सब लोग साइन करते उसके ऊपर, हाँ कभी हम इस चीज के लिए एग्रीड है। अब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो वो चीज डीड में होनी चाहिए, अगर डीड में वो चीज मेंशन नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। सीधी बात है कि भाई अगर आप कैपिटल के लिए कुछ चीज़ ऐसा बोल रहे हो कि भाई अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए भी वही चीज़ लागू पड़ेगी। अगर आपको पार्टनर्स से इंटरेस्ट लेना है, जनरली पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेती है, तो उसमें पार्टनर्स का नुकसान है। तो अगर आप फायदा भी जो है वो नहीं दे रहे हो तो नुकसान भी तो नहीं करवा सकते। तो इन शॉर्ट, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी चीज मेंशन नहीं है तो वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स। अब यहां पे समझना, इसमें दो पार्ट है, एक लोन गिवन बाय पार्टनर है, ये बाय पार्टनर, एंड लोन गिवन टू पार्टनर, ये दो अलग अलग चीज है। सबसे पहले बात करते हैं लोन गिवन बाय पार्टनर्स की। तो देखो, जब डीड बनती है तो डीड में ऐसा भी मेंशन किया जाता है कि भाई पार्टनर्स जो है वो इतना 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 कैपिटल लेके आएंगे। अब सब ने कैपिटल डाल दिया, उसके ऊपर भी अगर फर्म को कुछ पैसा चाहिए तो उस केस में जनरली पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, फर्म को कैपिटल के अलावा भी जो है वो एक लोन के रूप में पैसा देते हैं। अब ये तो ऐसा ही माना जाएगा कि भाई किसी थर्ड पार्टी से आपको जो है वो लोन मिला है, क्योंकि कैपिटल का तो जो कंट्रीब्यूशन करना था तो सब पार्टनर्स ने इक्वली कर दिया जो डीड में लिखा हुआ था। अब ये जो पार्टनर दे रहा है वो उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहा है, इसके अगेंस्ट में जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है। और डीड में अगर इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा, तो 6% पर एनम है। 6% मंथली नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, हाफ ईयरली भी नहीं है, 6% क्या है, पर एनम। अब उसने 3 महीने के लिए लोन दिया तो 3 महीने का सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन शॉर्ट, पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है अगर पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को। ये केस कौन सा है, पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को। और ये वाला नीचे वाला केस क्या है कि अगर फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे रही है। अब यहां पे फर्म ने जो है वो पार्टनर को अगर लोन दिया है तो फिर उस केस में अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और सबसे आखिरी और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि भी अगर डीड में आपने कोई भी क्लॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं रखा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, भले ही कोई भी पार्टनर ने कितना कैपिटल डाला, कितना उसने काम किया, वो सब गया खड्डे में। अगर आपने डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है
तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सब कुछ जो है वो क्या होगा, इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो अगेन वापिस हम ये चीज क्या पढ़ रहे हैं, ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। इन सब चीजों के लिए अगर कोई एग्रीमेंट है डीड में तो उसी को ये फॉलो करना है, लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है तो फिर उस केस में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। सैलरी टू पार्टनर्स नहीं दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो आपको जो है वो देना ही पड़ेगा। कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता है तो भी आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना ये तो चीज, ठीक है। और अगर फॉर्म ने जो है पार्टनर को लोन दिया है तो उस केस में कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो। ठीक है, ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब अकाउंटिंग का थोड़ा फ्लो समझते हैं अपने कि अकाउंटिंग हमें इसमें किस तरह से करनी है। तो समझना, हमने जब ये फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट किया था तब हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस समझी थी। तो अब ये तब हमने जो है वो सब कुछ प्रोप्राइटर को मान के ही समझा था। तो पार्टनरशिप में क्या अकाउंटिंग के रूल्स चेंज हो जाएंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल भी रूल्स चेंज नहीं होने वाले। जो करते आ रहे थे वही करना है। जैसे कि भाई पहले हम क्या करते थे, जर्नल लिखते थे, उसके बाद हमारा क्या होता था, लेजर पोस्टिंग होता था, उसके बाद हमारा क्या होता था, ट्रायल बैलेंस बनता था, और उसके बाद हमारा जो है वो क्या होता था, फाइनल अकाउंट्स बनते थे। तो पार्टनरशिप में भी आपको वही करना है, सिर्फ थोड़ा सा काम आपका एडिशनल बढ़ेगा। मतलब क्या सर? मतलब ये कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे? तो यहाँ पे आप जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में इधर ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, फिर इधर आप परचेज लिखते थे, इधर आप सेल्स लिखते थे, यहाँ पे आप जो है वो क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और फिर आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आता था, और इसी को ही आप जो है वो क्या बोलते थे, ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आता था इसको आप बोलते थे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो आपका कहाँ पे जाता था, फिर आपका एक बनता था क्या, पीएनएल अकाउंट। और ये पीएनएल अकाउंट में आपका ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे आ जाता था। इधर आप लिखते थे क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था, और इधर जो है वो आप सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर जो है वो आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलता था जिसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलते थे नेट प्रॉफिट। ऐसा ही हम करते आते थे। तो यहां तक कि जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, यहां तक की प्रोसेस जो हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा एग्जैक्ट सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने तक का पूरा प्रोसीजर जो सेम है। इसके आगे बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको एक छोटी मोटी चीज और कुछ करनी पड़ती है, वो क्या करनी पड़ती है तो समझना। अब वो समझने से पहले हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे। पहला टर्म होता है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा टर्म जो है होता है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो टर्म जो है वो हमें समझने पड़ते हैं। अब समझना, ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, ये ऐसा समझ लो कि ये एक तरह का जो है वो आपके ऊपर बर्डन है, और ये जो है वो ये क्या है,
बंटवारा, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। बर्डन मतलब क्या कि भाई आपको देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, आपको ये चीज तो देनी ही पड़ेगी, उसको बर्डन बोलते हैं। इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। और बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तब जाके हम ये चीज बांटेंगे। भाई कुछ कमाया ही नहीं तो बांटने की बात कहां से आती है, समझ रहे हो? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। तो अगर मैं यहां पे वापस आपको ले चलूं, तो ये जो चीज है ना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जितनी भी चीजें होती है, जो बर्डन है हमारा, वो सारी ही चीजें आपका जो है वो कहां पे दिखता है, वो सब कुछ आपका पीएनएल अकाउंट में ही दिखता है। तो पार्टनर्स को देना है, बट फिर भी वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ऐसी दो चीजें होती है, एक तो क्या, एक तो आपका टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। आप पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, या आप पार्टनर को जो है वो रेंट दे रहे हो। ये दो चीज ऐसी है जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी चीज होती है वो सब कुछ आपका पीएनएल अकाउंट में दिखता है। तो मैं यहां पे ऐसा बता भी सकता हूं कि ये दो चीज है जो, ये आपका दोनों ही जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसको आपको देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन अगर मैं बाकी सारी चीजों की बात करूं, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो सैलरी टू पार्टनर, या कमीशन टू पार्टनर, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ जो है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो कब दोगे, जब आप कमाओगे तभी ही दोगे। लेकिन ये जो चीज है, ये तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप पैसा कमाओ या ना कमाओ। ये डिफरेंस समझना। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर को हम जो देते हैं वो पीएनएल अकाउंट में ही दिखता है, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखता। वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है मैं समझाऊंगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ गए, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वो भी समझ गए आप। ठीक है। अब यहां तक की प्रोसीजर जो हमने समझा कि भाई यहां तक की प्रोसीजर एकदम सेम, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। उसके बाद की प्रोसीजर जो है वो आपका थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अब इसके आगे एक और अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, पीएनएल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये थोड़ा अपने डिटेल में अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और टॉपिक कवर करूंगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसी के ही नीचे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों टॉपिक जो है वो अपने साथ में कवर करेंगे। अभी के लिए अपने मान लेते हैं कि भी दो पार्टनर्स है आपके, ए एंड बी।
ठीक है, ओके। तो अब समझना, फाइनल अकाउंट में हम जो है वो क्या करते थे कि भाई ये जो प्रॉफिट निकल के आता था आपका, इसको सीधा सीधा अपने कैपिटल में ट्रांसफर करके ऐड कर देते थे। यहां पे ये चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो है वो कैपिटल अकाउंट एक नहीं है, इस बार आपका एक से ज्यादा कैपिटल अकाउंट है। तो उस केस में कौन से कैपिटल अकाउंट में कितना चीज ऐड करना, वो हमें उसके पहले एक प्रोसीजर करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन का तो मतलब हमने समझा ही ना, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। अब इसकी मैं अकाउंटिंग एंट्रीज भी यहां पे नीचे लिखूंगा और साथ साथ में आपको टॉपिक भी समझाता जाऊंगा। तो समझना, सबसे पहले जो है, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका खर्चा है। तो खर्चा रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आपकी सबसे पहले होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि पार्टनर को आपने जो है वो ये इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, और फिर अल्टीमेटली ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है ये आपका ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। तो अगर ट्रांसफर करना है तो उस केस में आप पीएनएल अकाउंट को जो है वो क्या करते हो, डेबिट करते हो, टू क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर। तो इन शॉर्ट, अच्छा ये टू पार्टनर अकाउंट जो मैं बोल रहा हूं मतलब क्या, कि आपने लोन पार्टनर को नहीं दिया है, आपने इंटरेस्ट पार्टनर को दिया है। लोन तो पार्टनर से मिला है फर्म को, तो उस हिसाब से समझना है इसको। तो ये चीज आपकी जो है वो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में दिख जाती है। अब सेम चीज रेंट के लिए भी वही चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, बट उसको हम यहाँ पे एंट्रीज में कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आपका स्टार्ट होता है क्या, एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहला काम आपको जो है वो करना पड़ता है क्या, कि भाई आप प्रॉफिट लेके आओ। भाई आपका अभी प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है, पीएनएल अकाउंट में से प्रॉफिट उठा के डालना पड़ता है आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उस चीज की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, अकाउंट आपका डेबिट होगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे हुआ क्या कि भाई ये वाला जो प्रॉफिट है वो उठ के यहां पे आ गया, और इसको हम बोलते क्या, इसको हम बोलते नेट प्रॉफिट, यही वाला प्रॉफिट। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, समझ जाना अभी वो तो ये वाला प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे उठ के आ गया। अब इसके बाद चालू होती है डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में समझना, आप पार्टनर्स को क्या क्या दे सकते हो। सबसे पहले एक तो आप जो हो सैलरी दे सकते हो। अच्छा, अगर नॉर्मल सैलरी पे करते हैं तो नॉर्मल सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है, समझना। नॉर्मल सैलरी पे करने की एंट्री होती है आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसी तरह से एंट्री होती है। और फिर इस सैलरी को जो है वो आप क्या करते हो, पीएनएल अकाउंट में डाल देते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये तो हमने फाइनल अकाउंट में समझा था कि भी ये क्लोजिंग एंट्रीज आपकी होती है। बट यहाँ पे आप पार्टनर को जो है वो क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं दे रहे हो। तो अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो उस केस में रूल तो वही है, बस एक चीज ये समझ लेना कि भी अगर पार्टनर्स को कोई भी चीज आप दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज वो रोकड़े में लेके जा रहा है। तो अगर पार्टनर्स को कुछ भी आपने दिया तो पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो बढ़ेगा। कैश में लेके जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कैश में कब लेके जाएगा, जब क्वेश्चन बोलेगा तो ही।
लेकिन अगर पार्टनर्स को आपने कुछ भी दिया तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि भी उसका कैपिटल आपने बढ़ा दिया, ठीक है। और अगर आपने पार्टनर से कुछ भी लिया तो उस केस में आप उसका कैपिटल जो है वो कम कर दोगे। तो अगर आपका पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब आप पार्टनर से अगर कुछ ले रहे हो तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल को आपको क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है, ठीक है, सिंपल। तो अगर आपने सैलरी दी पार्टनर को तो उस केस में सैलरी टू पार्टनर की एंट्री क्या होगी, सैलरी टू पार्टनर की एंट्री बन जाती है आपकी, जैसे यहां पे सैलरी खर्चा था तो सैलरी को डेबिट किया, सेम इसी तरह से यहां पे भी आपको सैलरी को जो है वो क्या करना है, डेबिट करना है। सैलरी अकाउंट, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम ऐसे दे देते, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, लेट्स से इज कैपिटल अकाउंट, भी ए को भी दे रहे हो और बी को भी जो है आप सैलरी दे रहे हो, तो ये दोनों का कैपिटल अकाउंट जो है वो आपने बढ़ा दिया, ठीक है। कैश में आप नहीं दे रहे हो अभी, ओके। अब ये जो सैलरी है वो क्या है, खर्चा है, तो सैलरी जो है वो एंड में जाके क्लोज होता है। और अब ये जो है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, यहां पे हमने समझा था ना एक पॉइंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये चीजें आप तभी ही दोगे अगर तो प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो ना सैलरी देने की जरूरत है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें तभी ही दी जाती है अगर प्रॉफिट होता है। भाई बंटवारा किस चीज का होगा, प्रॉफिट हुआ होगा तभी बंटवारा होगा ना। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो पीएनएल अकाउंट में दिखता है, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखता है। तो ये चीज आपका जो सैलरी है इसको आप ट्रांसफर करते हो ईयर एंड पे ही, कहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस एंट्री की पोस्टिंग करने जाऊं तो पोस्टिंग किस तरह से होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है, सैलरी को क्या किया है आपने, डेबिट किया है, और ये सैलरी अल्टीमेटली गया कहाँ पे, पहले चलो इस एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, ये जो पहली एंट्री है इसकी पोस्टिंग करते हैं, फिर ये जो है वो दूसरी एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। तो पहली एंट्री की पोस्टिंग ये हुई कि भी आपने सैलरी को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, भाई पोस्टिंग तो आती है सबको। अब यहाँ पे अपने लिख देंगे क्या, बाय सैलरी टू पार्टनर, जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पे। इन शॉर्ट पार्टनर्स को कुछ भी दे रहे हो तो सब कुछ जो है वो यहाँ पे आएगा। पार्टनर्स अगर कुछ भी ले रहे हो, इन शॉर्ट पार्टनर्स का कैपिटल कहीं से भी कम हो रहा है तो वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये सैलरी जो है वो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी तो ट्रांसफर किया, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप यहाँ पे बता दोगे क्या, टू सैलरी टू पार्टनर्स, और ये आपका इधर ए को कितना दिया वो बता दोगे और बी को कितना दिया वो भी आप यहाँ पे बता दोगे, समझे, ठीक है। तो ये दो एंट्री की पोस्टिंग की हमने। अब जैसे सैलरी दे सकते हो सेम इसी तरह से आप कमीशन भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं स्लैश करके लिख देता हूँ कि भाई अगर कमीशन होगा तो कमीशन की भी यही तरह से आपकी एंट्री होगी, उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद सैलरी आपने दे दी, और क्या दे सकते हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पार्टनर्स को दे रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ कि अगर नॉर्मल पर्सन को इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, पार्टनर को नहीं किसी और पर्सन को इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं आप, तो एंट्री करते हैं आप इंटरेस्ट ऑन जो भी है लोन अकाउंट आप डेबिट करते टू कैश अकाउंट कर देते, और ये इंटरेस्ट जो है वो आपका कहाँ पे चला जाता, पीएनएल अकाउंट में चला जाता। अब यहाँ पे भी तो आप इंटरेस्ट ही दे रहे हो, फॉर्म के लिए खर्चा ही है, पार्टनर्स के लिए फायदा है,
पार्टनर्स को मिल रहा है, बट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो फर्म के लिए तो ये नुकसान है ना। तो उस केस में भी आपको जो है वो क्या करना है, इंटरेस्ट को डेबिट ही करना है। एंट्री क्या बनेगी आपकी, पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये चीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी ईयर एंड पे ट्रांसफ़र हो जाता है, कहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री आपकी बन जाती है क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब अगर इसकी मैं पोस्टिंग करूं तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर्स को कुछ भी चीज़ मिलती है तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो इधर आ गया, और वही चीज़ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुई, तब आपने एंट्री क्या की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो दिख जाती है क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी। ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब अगर पार्टनर्स जो है वो कुछ, क्या होता है ना, पार्टनर्स ज़्यादा ड्राइंग्स ना करे, इसलिए उसको डिस्करेज करने के लिए पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाता है। सर क्यों डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि आप जो है वो बिजनेस में पैसा रख नहीं रहे हो, सीधा प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं और ड्राइंग्स करते जा रहे हो, तो इसलिए जो है वो डिस्करेज करने के लिए पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फॉर्म के लिए तो फायदा है। तो अब समझना, अगर आपको किसी से इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो उस केस में नॉर्मल एंट्री अगर हम करते तो क्या करते, किसी से भी अगर इंटरेस्ट मिलता तो हम एंट्री करते क्या, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट कर देते, इस तरह से एंट्री करते, और फिर इंटरेस्ट जो है वो आपका पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो इंटरेस्ट इनकम को आप जो है वो डेबिट कर देते और टू क्या कर देते, पीएनएल अकाउंट कर देते। ऐसा करते आप। यहाँ पे भी तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, किससे मिल रहा है, पार्टनर से मिल रहा है, पर यहाँ पे ध्यान रखना हम इसमें कैश की लेन देन अभी नहीं कर रहे, अभी तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दे रहे हैं या कम कर दे रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली फॉर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, कैश में लेन देन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टनर से आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो उस केस में एंट्री क्या करोगे, सिंपल है, फॉर्म के लिए वो चीज़ क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो फॉर्म की इनकम बढ़ती है तो उसको आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और यही चीज़ आप पार्टनर्स से ले रहे हो तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है तो उसको क्या करते, डेबिट करते। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एंड में ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। एंट्री क्या बनती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी, एंट्री क्या बनती है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोज करना है, नॉमिनल अकाउंट है तो क्लोज करना है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। अब अगर इसी चीज़ की मैं यहाँ पे पोस्टिंग करूँ, पोस्टिंग किस तरह से होगी, तो इधर आपका जो है वो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, ठीक है, और दूसरा आपने एंट्री क्या किया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो आप यहाँ पे बता दोगे कि भी ए से आपने इतना लिया, बी से आपने इतना लिया, और ये चीज़ बाहर दिख जाएगी। सिंपल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद जो है वो, अब समझना है यहाँ पे, ये प्रॉफिट आया था, इस प्रॉफिट में से आपने एक तो क्या दे दिया, सैलरी दे दिया। इस प्रॉफिट में से आपने एक दूसरा क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये भी जो आप कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये तभी ही किया जाएगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। भाई ये ही फिगर नहीं है, यही नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का तो क्या, आप नेगेटिव में से क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर तो सीधा कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दो। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तब जाके ही ये सारी चीजें मिलेगी। और ये भले ही आपको डीड में बोला हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इतने परसेंट के हिसाब से देना है, बट सीधी बात ये है कि भाई आपको प्रॉफिट होगा तब जाके आप जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे ना। प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का। इतना करने के बाद हमें एक जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या कि भाई अब इस प्रॉफिट को जो है वो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सकते हो। डिविजिबल प्रॉफिट में से भी जो है वो थोड़ा एक अमाउंट जो है वो साइड में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। कि पार्टनर्स जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए कि भाई फ्यूचर में कोई बड़ा नुकसान हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो उसको बहुत इफेक्ट ना पड़े, इसलिए जो है वो जनरल रिजर्व में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये ऐसा समझ लो कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ टुकड़ा निकाल के आपने साइड में रख दिया, जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व। ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व में कब आप ट्रांसफर करोगे, कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, ये आप लेके आए, इसको डाल दिया, इसको डाल दिया। अब सैलरी है तो यहां पे कमीशन बाय डिफॉल्ट मान ही लेना। ये लेके आए, इसको डाल दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। उसके बाद जो ये प्रॉफिट बचता है इसको हम बोलते हैं क्या, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और इस डिविजिबल प्रॉफिट में से आप कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हो, और उस चीज की एंट्री क्या होगी समझना। रिजर्व एक तरह से आपका लायबिलिटी साइड दिखता है, तो रिजर्व आप बढ़ता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो एंट्री क्या होगी यहां पे, ट्रांसफर टू रिजर्व्स की। जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा उसको आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करोगे, एंट्री आपकी बनेगी। रिजर्व बढ़ेगा तो रिजर्व को तो क्रेडिट करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट। पर डेबिट क्या करना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका जो था, जो अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, उसको आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और ये हो जाने के बाद आपका नेट फाइनल जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, जिसको आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अच्छा पहले मैं इसको यहां पे लिख दूं, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये सब कुछ करने के बाद आपका एक फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, जिसको आप ट्रांसफर करते हो कहां पे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, जिसके लिए हम यहां पे लिखते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये वाला फिगर कैसे मिलता है, तो ये वाला फिगर जो है वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलता है। कि जितनी भी चीजें थी ये बैलेंसिंग फिगर मिलता है, और फिर उसको जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए और बी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पीएसआर में। अच्छा तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है आपकी, यहां पे लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री आपकी बनती है, पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, पार्टनर को अगर कुछ भी मिल रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पे डेबिट क्या करोगे सर, डेबिट हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और यही प्रॉफिट जो है वो ए को भी मिल जाएगा, और यही प्रॉफिट जो है वो बी को भी मिल जाएगा। कौन से रेशियो में मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझे। अब अगर इस एंट्री की मैं पोस्टिंग करूं तो यहाँ पे तो आपने लिख दिया टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट, यही चीज़ पार्टनर्स को मिल रही है, तो यहाँ पे आएगा क्या, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्या है आपका, ये है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट।
समझे? अब 2-3 एंट्रीज और मुझे समझानी है कि भी अगर पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है, जब फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करेगा वो कुछ कैपिटल लेके आएगा ना, तो कैपिटल लेके आने की एंट्री तो एकदम ही नॉर्मल होती है, सिंपल एंट्री। क्या होती है एंट्री? कि आपका फॉर्म जो है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे आप, पैसा मिला ना तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या बढ़ गया सामने? कैपिटल बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस केस में सिंपल एंट्री आपकी बन जाती है बाय बैंक अकाउंट, पार्टनर्स जो है वो कैपिटल लेके आएंगे। और इधर आपका जो है वो ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है कि भी नया नया साल नहीं है आपका, कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस जनरली पार्टनर्स का जो है वो कौन सी साइड दिखता है? क्रेडिट साइड ही दिखता है। डेबिट भी दिख सकता है, जनरली जो है वो क्रेडिट साइड दिखता है। और क्या हो सकता है इसमें? भाई आपने यहाँ पे कुछ चार्ज किया, क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कब चार्ज करते हो? जब आपका पार्टनर्स जो है वो बिजनेस से कुछ उठा के जाता है, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हो ना। तो सेम इसी तरह से जब पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करके लेके जा रहा है, कैश लेके जा रहा है, बैंक से पैसे लेके जा रहा है, तो उस केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो कम होगा, और जो कैश एंड बैंक है वो भी तो कम हो रहा है। अगर कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, बरोबर? कैपिटल अकाउंट कम हुआ तो डेबिट किया, और क्या गया बिजनेस से? कैश गया, बैंक गया। तो फिर यहां पे मैं क्या लिखूंगा? टू कैश या बैंक अकाउंट। और ये किस चीज का मैंने लिखा है? ये मैंने लिखा है क्या? ड्राइंग्स का। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो है वो बैलेंसिंग फिगर मिल जाता है, और जिसको आप बोलते हो क्या? टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यही फिगर आपका जो है वो बैलेंस शीट में दिखता है। क्लियर? अच्छे से पूरा प्रोसीजर क्या था? आप पहले नेट प्रॉफिट लेके आए, उसके बाद आपने सैलरी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया, और फिर उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आपका कुछ बचा, उसको भी माइनस किया। उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये सब कुछ करने के बाद आपका कैपिटल अकाउंट भी जो है वो साथ में रेडी हो जाता है। वैसे देखने जाए तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्री हमने अलग से की, बाकी सारी एंट्रीज तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आ रही थी। हमने कौन सी 2 एंट्री अलग से की? तो हमने एक तो ये एंट्री अलग से की, और दूसरी हमने एक ये एंट्री अलग से की। ये 2 एंट्री हमने अलग से की, एक तो कैपिटल लेके आने की और एक कैपिटल लेके जाने की, ड्राइंग्स की। बाकी सारी चीज़ें इधर आपका सैलरी डेबिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ गया, ये जनरल रिजर्व तो ठीक है साइड में ही रह जाएगा। वही चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ये प्रॉफिट भी आपका इस साइड आया, वही चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका यहाँ पे आया, वही चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई। सिंपल है। 2 चीज़ें हमने एडिशनल लिखी, और फिर हमारा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आ गया। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर एक और छोटा सा पॉइंट जो है मुझे समझाना है कि भाई ये जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना, ये कौन सी मेथड से बनाया? कि अगर तो आपका जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, तो उस केस में दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका क्या? फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में आपका किस तरह से अकाउंटिंग होता है समझना। फिक्स्ड मेथड में भी आप जो है वो कैपिटल अकाउंट तो बनाओगे, तो यहां से उठाते। फिक्स्ड मेथड में भी आप पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसमें चेंज क्या है। एकदम ही ईजी है।
कुछ चेंज खास नहीं है। ऐसा ही एक और अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कब किया जाता है? जब आपका फिक्स्ड कैपिटल है तब। उसी केस में आपका जो है वो इस तरह से बनेगा। अब समझना ध्यान से। पहले अगर आप ये समझ जाओ ना कि ये दोनों अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ये दोनों अकाउंट को क्यों अलग रखना पड़ता, तो एकदम ही सिंपल चीज हो जाएगी समझने में। देखो सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। जब पार्टनर्स पहली बार जो है वो बिजनेस में पैसे डालता है, ठीक है, अब फिर उसकी एंट्री पहले तो क्या करते हैं, जब पहली बार बिजनेस में पार्टनर कैपिटल डालता है तो उसकी एंट्री आपकी बनती है क्या, फॉर्म को पैसे मिले तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो और कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी पार्टनर कमाता है, जो भी फर्म कमाती है, वो किसके थ्रू कमाती है, बिजनेस के थ्रू कमाती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये वाली जो चीज है ना, ये पार्टनर्स घर से लेके आया था। और ये जो सारी चीजें हैं, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, ये सब कुछ पार्टनर्स ने जो है वो किससे कमाया है, बिजनेस से कमाया है। ये सब कुछ वो घर से लेके नहीं आया है। ये प्रॉफिट जो कमाया, जो सैलरी कमाया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया, ये सब कुछ वो उसने यहाँ पे बिजनेस से कमाया है। तो इन शॉर्ट जो पार्टनर्स अपना घर से लेके आता है, जो घर से लेके आ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जो बिजनेस से उसने सारी चीज़ें कमाई है, वो सब कुछ जो है वो कहाँ पे आता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आता है। अच्छा, अब सबसे पहले जो कैपिटल वो लेके आया वो घर से लेके आया, ठीक है, तो वो एक यहाँ पे आपने लिख दिया। पर ये जनरली चेंज नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई वो कैपिटल लेके आया और फिर वापस उठा के लेके चला जाएगा, नहीं ना। वो एक बार लेके आता है और फिर उसको कंटिन्यू रखता है बहुत सालों तक। तो वही चीज फिक्स्ड रहती है, कमाई थोड़ी ना हर साल फिक्स्ड रहती है। जो घर से लेके आया वो फिक्स्ड रहता है, तो जितनी चीज वो घर से लेके आया वो आपका फिक्स्ड कैपिटल, मतलब ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। और जो चीज है वो बिजनेस से कमा रहा है, वो सब कुछ जो है वो आपका करंट अकाउंट में आएगा। मतलब क्या कि अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है तो वो भी करंट अकाउंट में आएगा। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो भी वो करंट अकाउंट में आएगा। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है तो वो भी करंट अकाउंट में आएगा। और उससे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जा रहा है तो वो भी तो बिजनेस के रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जो आपकी कहाँ पे आएगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगी। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ड्राइंग्स ड्राइंग्स जो है वो आपका दो तरह से होगा। एक जो ड्राइंग्स होता है वो ड्राइंग्स होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा जो ड्राइंग्स होता है वो होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। दोनों ही केस में पार्टनर जो है वो पैसा लेके जा रहा है बिजनेस से। तो अगर बिजनेस से पार्टनर पैसा लेके जा रहा है तो एक ड्राइंग्स आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, दूसरा ड्राइंग्स जो है आपका पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा। कौन सा कैपिटल में आएगा, कौन सा करंट अकाउंट में आएगा, सुनना ध्यान से। पहले मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं। इधर मैंने लिखा टू कैश या बैंक अकाउंट, और इधर भी मैंने लिखा क्या, टू कैश या बैंक अकाउंट। दोनों ही ड्राइंग्स है, बट ये वाला जो ड्राइंग्स है जो करंट अकाउंट में आएगा, ये वाले ड्राइंग्स को आप जो है वो बोलोगे क्या, ये वाले ड्राइंग्स को बोलोगे
ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये वाला जो ड्राइंग्स है इसको आप बोलोगे क्या? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या इसको मैं तो बोलता हूं, इसको मैं ड्राइंग्स बोलता ही नहीं हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। समझ में आया? मतलब क्या? देखो, हमने क्या सीखा था कि जो घर से लेके आ रहा है वो चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो ये पैसा घर से लेके आया था, वो यहाँ पे आया। अब जो घर से लेके आया हुआ पैसा, मतलब अपना कैपिटल अगर वो विड्रॉ करके जा रहा है, घर से लेके आया हुआ पैसा अगर वो विड्रॉ करके जा रहा है, क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है। जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलता नहीं है कि ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, तब तक तो आपको हर एक ड्राइंग्स को जो है वो कौन सा ड्राइंग्स मानना है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। मतलब क्या कि भाई ये जो चीज है उसने कमाई, उसके अगेंस्ट जो है वो ये विड्रॉ करके गया है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला कि जब तक आपको क्वेश्चन बोलता नहीं है कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, तब तक हमेशा आपको यही मानना है कि ये वाला जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स आपका कौन सा होगा? जो उसने कमाया है उसके अगेंस्ट वो लेके जा रहा है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, तभी ही वो जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाकी हर एक ड्राइंग्स जो है वो आपका कहां पे आएगा? करंट अकाउंट में ही आएगा। वही ड्राइंग्स जो उसने कमाया वो लेके गया। ये तो क्या था? जो लेके आया था वही वापस लेके जा रहा है। इतनी चीज क्लियर? ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? जब आपका फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड के केस में दो अकाउंट बनते हैं आपके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। समरी सुन लो अब। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है वो क्या आएगा? जो वो घर से लेके आ रहा है, और अगर जो घर से लेके आ रहा है वही पैसा अगर वो लेके जा रहा है वापस, वही चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो है वो क्या आएगा? जो उसने बिजनेस से कमाया, और अगर वही बिजनेस से कमाया हुआ अगर वो घर पे लेके जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वही चीज पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी जो है वो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये कब करना है आपको? फिक्स्ड मेथड में करना है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट है। अब ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, इसी में ही लेके जाओ। कैपिटल लेके आए हो तो इसी अकाउंट में बताओ। सैलरी भी इसी अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी अकाउंट में, प्रॉफिट का शेयर भी इसी अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी इसी अकाउंट में, फिर तो एक ही अकाउंट है। लेकिन अगर आपका फिक्स्ड मेथड है तो फिर दो अकाउंट बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में घर की लेन देन, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो है वो बिजनेस से जो कमाया उसकी लेन देन। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक्स है। इसकी कैलकुलेशंस में हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अभी तो सिर्फ मैं आपको अकाउंटिंग समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे करनी है उस पर डिटेल चर्चा तो बाकी है, वो अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। और इस पे भी हमारे कुछ सम्स है जिसको भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। आई होप आपको सारे ही कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ें हमने बुक में भी बहुत अच्छे से दी गई है। एक बार ये नोट सिर्फ पढ़ लो कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये पेएबल है, कब पे किए जाएंगे? जब एग्रीमेंट प्रोवाइड करेगा तभी आप जो है वो पे किया करोगे, डीड में लिखा होगा तो ही। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेएबल जो है वो आपका एक्सपेंस माना जाता है, जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसको आप पे करोगे इवन इफ आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भी। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज हमने समझ लिया, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमने समझ लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज हमने समझ ली, क्लोजिंग की और वो सब कुछ की। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका यहाँ पे दिया गया है पूरा अच्छे से प्रॉपर वे में। मेथड्स आपकी हमने समझ ली कैपिटल अकाउंट की। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक तो होता है, दूसरा क्या होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो जनरली जो है वो आपका इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन
एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इतनी ही चीजें जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगी अगर फिक्स्ड कैपिटल है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में दिया गया है और करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है। और फिर अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दो, ऐसा बोला गया है। और ये चीज़ ध्यान से पढ़ लो, क्या बोला है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन देन फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अपने जीवन को जबरदस्ती मुश्किल मत बनाना। अगर क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करना है। मतलब क्या, एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा, कैपिटल अकाउंट, बस। बाकी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन सब पे चर्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले हमें इसके रिलेटेड कुछ सम्स करने और फिर इस टॉपिक्स पे आएंगे। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये नोट्स जो है वो सब कुछ आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्री रिसोर्सेज में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। कोई साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर को यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू।